हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 1 नवंबर की देख रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले खबर है इसमें इडक्कल गुफाओं के बारे में, ठीक है। इडक्कल गुफाओं के बारे में हाल ही में केरल पर्यटन ने प्रसिद्ध वायनाड की इडक्कल गुफाओं के आसपास नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 2.9 करोड़ लागत से परियोजना की शुरुआत की है। तो केरल पर्यटन विभाग ने इसकी शुरुआत की है। इडक्कल गुफाओं तो कहाँ की है? ये केरल की है। इडक्कल गुफाएं कहाँ से हैं? केरल से हैं, तो इसको नोट कर लें। इसके बारे में जान लेते हैं। यह गुफा केरल के वायनाड जिले में अम्बुकुट्टी माला पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अम्बुकुट्टी माला पर स्थित, जो इस क्षेत्र की एक प्रमुख पहाड़ी है। तो अम्बुकुट्टी माला क्या है? तो पहाड़ी है। कहाँ की है? तो केरल की है, ठीक है। वायनाड ज़िले में है, जहाँ पे ये इडक्कल गुफाएं हैं, ठीक है। यह प्रागैतिहासिक काल से अपनी रॉक कला के लिए जानी जाती है। जो अम्बुकुट्टी माला है, ठीक है, और जो इडक्कल गुफाएं हैं वे रॉक कला, ठीक है, रॉक कला के लिए जानी जाती है। किस काल कला के लिए जानी जाती है? तो रॉक कला, प्रागैतिहासिक काल से ही रॉक कला के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलें। यह कोई सामान्य गुफा नहीं है, बल्कि मुख्य भाग से अलग होकर चट्टान के एक टुकड़े द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक दरार या चट्टान है। तो ये कोई गुफा सामान्य गुफा नहीं है, इसका निर्माण प्रकृति के माध्यम से, यानी चट्टानों के टूटने के माध्यम से हुआ है, ठीक है। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1890 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी फ्रेड फॉसेट द्वारा की गई थी। तो इसकी नोट कर लें। ये जो गुफा है इडक्कल की गुफा की खोज 1890 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी फ्रेड फॉसेट द्वारा खोजी गई थी 1890 में। तो इसको नोट कर लें। उसके बाद इन गुफाओं को अम्पुकुत्थी माला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस गुफा को क्या नाम जाना जाता है? अम्पुकुत्थी माला के नाम से जाना जाता है। तो कभी पूछ सकता है कि अम्पुकुत्थी माला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये इडक्कल की गुफाएं हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण राम के पुत्रों लव और कुश ने किया था, जिन्होंने इन पहाड़ी पर तीर मारा था, ठीक है। तो ये एक धार्मिक महत्व है इसका कि राम के पुत्रों ने, लव और कुश ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है गुफाओं का सांस्कृतिक महत्व। अब जान लेते हैं। तो मैसूर पर्वत को मालाबार तट के बंदरगाहों से जोड़ने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर इडक्कल की गुफाएं ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। तो जो मैसूर पर्वत में मालाबार तट का जो बंदरगाह है, मैसूर का मालाबार तट का बंदरगाह को जोड़ने वाले एक क्या है? प्रमुख मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। गुफाओं के भीतर नवपाषाण काल के कम से कम 6000 से अधिक पूर्व सचित्र शिलालेख मिले हैं। तो इसका महत्व हम जान सकते हैं इसी से कि यहाँ पे क्या हुआ है? नवपाषाण काल के सचित्र शिलालेख मिले हैं 6000 से अधिक, ठीक है। इन गुफाओं में अद्वितीय पाषाण युग की नक्काशी मौजूद है, जो दक्षिण भारत में दुर्लभ है और मेसोलिथिक युग से संबंधित है, मेसोलिथिक युग से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पाए गए पेट्रोग्लिफ नक्काशी और जानवरों की आकृति, औजारों और रहस्य प्रतीकों को दर्शाए गए हैं। कौन सी नक्काशी है? पेट्रोग्लिफ, ठीक है, पेट्रोग्लिफ नक्काशी है। साथ ही यह एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत स्थल को भी दर्शाता है। अब पेट्रोग्लिफ नक्काशी के बारे में जान लेते हैं। तो यह आमतौर पर चट्टानों की में एक प्रागैतिहासिक नक्काशी है, बहुत ही प्राचीन नक्काशी है, जो प्रागैतिहासिक सभ्यता और लेखन से पहले के समय की अवधि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। बता दें कि प्रागैतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हैं, जिनमें पत्थर, हड्डी के उपकरण और रॉक कला आदि सम्मिलित हैं, ठीक है। क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग वर्षा को बढ़ाने की एक अभूतपूर्व तकनीक है, जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
पुणे द्वारा संचालित अमेरिकन मौसम विज्ञान सोसाइटी के जनरल बुलेटिन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के केंद्र में रखा गया है। तो ये जो बारिश करने की एक तकनीक है, ठीक है, बारिश करवाने की एक तकनीक है, वैज्ञानिक तकनीक है, ठीक है। कुछ वर्षा के बारे में जान लेते हैं। संवहन मेघ। तो संवहन मेघ वे मेघ होते हैं जो तब बनते हैं जब गर्म और आर्द्र वायु शीत वायु के माध्यम से वायुमंडल में ऊपर उठती हैं, ठीक है। जब जैसे गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जैसे गर्म वायु होती है और वायु गर्म होती है, जब शीत वायु होती है तो उसके माध्यम से जब ठंडी वायु के साथ मिलती है तो वो उसके माध्यम से ऊपर उठती है, जिसे संवहन मेघ कहा जाता है। गर्म वायु आसपास की वायु की तुलना में कम सघन होती है, इसलिए ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो हवा क्या होती है, हल्की हो जाती है, और जब हवा हल्की होती है तो ऊपर उठने लगती है, ठीक है, जिसके कारण संवहन की प्रक्रिया होती है। और जब वो संवहन धीरे धीरे ठंडी होने लगती है तो वो नीचे डाउन आ जाती है। आप लोगों ने ऐसे देखा हो कि हवा ऐसे चलती है, एक स्थान से ऐसे जाती है और एक पीक पे पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे डाउन होने लगती है, फिर गर्म होती है तो फिर जाती है, यानी एक चक्र चलता रहता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद है संवहन मेघों की संचयी मेघों के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। संवहन मेघों को संचयी मेघ भी जाना जाता है। वे कपास की गेंदों की ढेर की तरह दिखाई देते हैं। कपास के गेंदे जो होते हैं उसी तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। संवहन मेघ वे जो तब बनते हैं जब डॉट हो गया है क्या, चलिए। संवहन मेघ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कपासी और दूसरे कपासी पच्छाभ मेघ, ठीक है। कपासी मेघ क्या होते हैं, ये कई रुई जैसे सफ़ेद बादल होते हैं जिनका निचला भाग सपाट और ऊपर से गोलाकार होते हैं। ये ऐसे 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 करके जो बादल दिखते हैं ना, ये आमतौर पर ऊपर उठता गर्म हवा की धाराओं से बनते हैं तथा अक्सर धूप वाले दिनों में देखे जाते हैं। कपासी मेघ ही कपासी वर्षाई मेघ बन सकते हैं जो आमतौर पर गर्जा करते हैं, ठीक है। तो ये कपासी मेघ की कुछ विशेषता हैं। ये कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं, ऐसे नीचे सपाट और ऐसे ऐसे करके जो पहाड़ टाइप के बने होते हैं ना, वैसे हैं। इनका निचला भाग सपाट और ऊपर से गोलाकार होता है। आमतौर पर ऊपर उठती गर्म हवा की धाराओं से बनते हैं। जो गर्मियों में बादल जो दिखते हैं, धूप बहुत ज़्यादा होती है तो जो बादल दिखते हैं ना वैसे बनते हैं तथा अक्सर धूप वाले दिनों में देखे जाते हैं। कपासी मेघ ही कपासी वर्षा मेघ बन सकते हैं और आमतौर पर गर्जना करती है, यही बहुत उसमें गर्जना होती है। कपासी पच्छाभ मेघ अधिक ऊंचाई पर स्थित ये मेघ छोटे सफ़ेद और रुई जैसे मेघों के टुकड़े के रूप में दिखाई देते हैं। छोटे छोटे कई टुकड़ों पर ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं ना, वैसे इनका पैटर्न अक्सर अनियमित तथा छत्ते जैसा होता है। ये तो एक होता है कि ऐसे दिखता है गर्मियों के मौसम में ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा, और ये क्या होते हैं कि ऐसे कहीं होंगे कहीं ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे करके जो दिखते हैं और बाद में इकट्ठा होकर वर्षा कर देते हैं, ठीक है। तो इकट्ठा भी होते हैं। अब देखें क्लाउड सीडिंग क्या है। तो क्लाउड सीडिंग शुष्क बर्फ या सामान्य सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के मेघों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया है ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे बादल बने हुए हैं, वे बारिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो एरोप्लेन के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के मेघों जो एक ये एरोसोल है उसको छिड़का जाता है और ताकि वर्षा हो सके, ठीक है। पिक्चर इसमें नहीं लगा है, शायद नहीं लगा है, बट कोई बात नहीं। जैसे ये बादल हैं, यहाँ पे एक एरोप्लेन से इसके ऊपर बूंदें छिड़काई जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है ये जो बादल में जो बर्फ़ है वो पिघलता है और ये नीचे बारिश करता है ऐसे, ठीक है। क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को बड़ी बारिश की बूंदों में बदलने के लिए रसायनों के साथ मेघों का छिड़काव करने के लिए विमान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बादल हैं और ये एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन आ नहीं रहा है मेरे को बनाने को, तो इसके से माध्यम से क्या कि इस पर छिड़काव किया जाएगा, जो इसकी बूंदें इकट्ठा होंगे और वो बारिश के रूप में नीचे
बरसेंगे। ठीक है, इसकी कुछ विधियां हैं। किन किन विधियों, जैसे स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इस विधि में बर्फ के नाभिक जैसे सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ को ठंडे मेघों में प्रविष्ट कराना शामिल है, जिसमें सुपर कूल तरल जल की बूंदें होती हैं। बर्फ के नाभिक बर्फ के क्रिस्टल या बर्फ के टुकड़ों के निर्माण को गति दे सकते हैं, जो पहले तरल बूंदों के रूप में हो सकते हैं, फिर वर्षा के रूप में गिर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जिसके माध्यम से यूज किया जाएगा। उसके बाद है डायनामिक क्लाउड सीडिंग। डायनामिक क्लाउड सीडिंग ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को बढ़ावा देकर वर्षा को प्रेरित करने की एक विधि है। इस प्रक्रिया को स्टैटिक क्लाउड सीडिंग की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है, क्योंकि यह ठीक से काम करने वाली घटनाओं की अनुकूलता पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इस विधि में उष्ण मेघों के आधार में फ्लेयर्स या विस्फोट के माध्यम से हाइग्रोस्कोपिक पदार्थों की बारीक कणों जैसे नमक का छिड़काव करना शामिल होता है। ठीक है, ये कण मेघ संग्रह नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और मेघ की बूंदों की संख्या एवं आकार को बढ़ा सकते हैं, जिससे मेघों की परिवर्तनशीलता एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। तो ये तीनों विधियां हैं, आप इसको नोट कर लें, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो शीतकालीन हिमपात और पर्वतीय हिमखंडों को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है, जो आसपास के क्षेत्रों में समुदायों के लिए प्राकृतिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करा सकते हैं। ठीक है, ओलावृष्टि को रोकने, कोहरे को समाप्त करने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा कराने तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। कुछ इसके अनुप्रयोग यहाँ पे भी यूज किए जा सकते हैं। कुछ रिलेटेड इससे चुनौतियाँ भी हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए नई युक्त मेघों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, जो हमेशा उपलब्ध या पूर्वानुमानित नहीं होते हैं। यानी एक आसमान में बादल की ज़रूरत हमेशा होगी, बट हमेशा तो रहते नहीं है। क्लाउड सीडिंग ऐसे समय में नहीं हो सकते हैं जब अतिरिक्त वर्षा समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे उच्च बाढ़ जोखिम, व्यस्त अवकाश यात्रा आदि के दौरान। क्लाउड सीडिंग का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे प्राकृतिक जल चक्र में परिवर्तन होगा। ठीक है, मृदा जल एवं रसायनों को दूषित करना और स्थानीय जलवायु को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये नुकसान तो है इसका कि अनियमित वर्षा एक होगी, फिर मृदा में जो रसायन यूज़ किए जा रहे हैं वो मृदा में आएंगे और प्राकृतिक जो जल चक्र है उसको भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, जो वर्षा अपने मन से होती है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, NGT चर्चा में क्यों है। तो राष्ट्रीय चर्चा में आया है तो उसको देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2010 में। NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, दुष्प्रभावित व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं उससे जुड़े मामलों के प्रभावशीलता व त्वरित निपटान के लिए की गई थी। तो स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2010 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले कहाँ कहाँ पे है। एक तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है और 4 क्षेत्रीय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। पूछ सकता है कि कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कहाँ कहाँ, नाम भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी संरचना स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अधिकरण में एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य शामिल होते हैं, यानी 3 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक विशेष सदस्य होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति CJI यानी सुप्रीम कोर्ट के भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करेगी। न्यायिक सदस्यों और विशेष सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता है, यानी जो 2 अन्य सदस्य हैं उनके लिए केंद्र सरकार एक चयन समिति का गठन करेगी। NGT में सदस्यों की कुल संख्या कम से कम 10 से कम और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 से कम और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो रहता है, पुनरावृत्ति के पात्र नहीं है। यानी जो सदस्य बनेगा वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रहेगा और पुनर्नियुक्त नहीं होगा, यानी NGT का फिर से सदस्य नहीं बन सकता है, यानी एक ही बार बन सकता है। ठीक है, ये पात्रता है। इनकी शक्ति और प्रकार, तो इनके द्वारा विभिन्न पर्यावरण कानूनों जैसे जल अधिनियम
74 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। तो कुछ मामले हैं यानी कुछ शक्तियाँ हैं जो इनका यूज करते हैं। इसे पर्यावरण से संबंधित किसी भी वैधानिक अधिकार को लागू कराने की अथवा किसी पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित अथवा उसका समाधान करने के लिए आदेश, निर्देश अथवा रिट जारी कर सकते हैं। यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे और उनसे जो भी मामले होंगे इनके पास आते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास आते हैं। कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में नहीं जाते हैं। इनके लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है ये, जिसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहा गया है। ठीक है, ये अधिकरण जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, आप जरूर कमेंट में इसको बताइएगा। ठीक है, और अधिकरण क्या होते हैं ये भी बताइएगा। शक्ति और प्रकार में है, इनके द्वारा पर्यावरण क्षति अथवा प्रदूषण पीड़ितों को राहत और मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, तो ये राहत और मुआवजा जिनको नुकसान होता है उसको प्रदान करवाते हैं। यह स्वयं निर्णयों और आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ये स्वयं निर्णयों और आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र यानी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। कहाँ जानी जाती है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है कि एक सहायक नदी है, यानी जो भारत में आकर बांग्लादेश होकर गुजरती है। तीस्ता नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र को बंगाल में जमुना कहा जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से होती है। यानी तीस्ता नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से होती है और यह बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, सिक्किम के चुंगथांग से और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ठीक है, पहले यह नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई प्रत्यक्ष रूप से पद्मा यानी बांग्लादेश में गंगा का मुख्य नाम मिल जाती है। ठीक है, पद्मा में मिलती है, गंगा में, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है गंगा को। किंतु वर्ष 1787 के आसपास नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और पूर्वी की ओर प्रभावित होते ब्रह्मपुत्र में मिल गई। पहले क्या मिलती थी? गंगा में मिलती थी, लेकिन 1787 के बाद इसने अपना मार्ग बदला और ब्रह्मपुत्र में मिल गई, जिसे जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। तीस्ता जल संघर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच विवादास्पद मुद्दों में से एक है। ये हमेशा चर्चा में रहता है। और तीस्ता नदी की कुछ सहायक नदी हैं, जैसे जेमुछू, रंगयोछू, रंगित नदी, लांगछू और चांगछू। तो ये छू 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 है, तो याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में आता है तो भी। एक है खाली रंगित नदी, तीस्ता की सहायक नदी एक रंगित है, जेमुछू, रंगोयछू, लांगछू, चांगछू। ठीक है, तो ये है। तो आप इसका नोट्स बना लें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू।